नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ड्रोन युद्ध में भारत की तैयारी और एलसीएच की भूमिका। भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट में टीकेएमएस की हुई वापसी। डसॉल्ट की हाई कॉस्ट्स और लेंथी अपग्रेड साइकिल्स की शैडो पड़ी एस्ट्रा MK1 मिसाइल इंटीग्रेशन पर। इंडियन एयरफोर्स के C295 ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग के साथ रचा इतिहास। और कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स के लॉन्च को दी मंजूरी। हेडलाइन नंबर 1। मॉडर्न वॉरफेयर में आर्म्ड ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स का उपयोग युद्ध के मैदान को बदल रहा है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में हाल के संघर्षों ने इन अनमैन्ड सिस्टम्स की शक्ति को प्रदर्शित किया है। ये ड्रोन और आरपीवी कन्वेंशनल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस और एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को चुनौती दे रहे हैं। उनकी लो एल्टीट्यूड और गति पर उड़ान भरने की क्षमता उन्हें पता लगाने और निशाना बनाने को मुश्किल बना देती है। इन इमर्जिंग थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज की तत्काल आवश्यकता है। भारत के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। एलसीएच अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स और हाई रेट ऑफ क्लाइंब के साथ ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से इक्विप्ड है। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ड्रोन इंटरसेप्शन के लिए आदर्श नहीं है। एलसीएच इस अंतर को भर सकता है, विशेष रूप से ड्रोन स्वॉर्म स्ट्रैटेजीज के खिलाफ। एलसीएच की एजिलिटी इसे कई ड्रोनों पर तेजी से हमला करने में सक्षम बनाती है। इसके वेपन सिस्टम्स इस यूएवी को क्रिटिकल एसेट्स या पर्सनल के लिए गंभीर खतरा बनने से पहले ही बेअसर करने की अनुमति देती है। जैसे जैसे आर्म्ड ड्रोन और आरपीवी का उपयोग भविष्य के संघर्षों में बढ़ेगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इन नए खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। एलसीएच जैसे प्लेटफॉर्म इस चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते लैंडस्केप में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। हेडलाइन नंबर 2। एंजेला मर्केल के जर्मन चांसलर पद से जाने के बाद जर्मनी की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसीज में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह बदलाव थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स या टीकेएमएस के लिए भारत की एम्बिशियस P75I सबमरीन प्रोजेक्ट में एक मेजर कंटेंडर के रूप में फिर से उभरने का अवसर लेकर आया है। मर्केल के 16 साल के शासनकाल में टीकेएमएस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स की खोज में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इंडियन नेवी द्वारा लगाए गए स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांगों ने कंपनी की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित कर दिया था। टीकेएमएस विशेष रूप से जर्मन गवर्नमेंट से टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने की अनुमति प्राप्त करने को लेकर चिंतित था। मर्केल के तहत जर्मनी की रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट पॉलिसीज की अक्सर आलोचना की जाती थी। यहां तक कि भारत को जर्मन मेड असॉल्ट राइफल्स की सप्लाई जैसे जनरल वेपन डील्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के आने से स्थिति बदल गई। स्कोल्स ने आर्म्स एक्सपोर्ट्स के लिए एक अधिक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया। उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने वाले देशों की ब्लैक लिस्ट को समाप्त कर दिया और जर्मन डिफेंस कंपनीज को एक्सपोर्ट पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पॉलिसी चेंज का लाभ उठाते हुए टीकेएमएस ने 2022 में P75I प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण वापसी की। अब कंपनी इंडियन नेवी की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की महत्वपूर्ण मांग भी शामिल है। P75I प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कैपेबिलिटीज से लैस 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स का प्रोडक्शन करना है। जर्मनी में बदलते पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने में टीकेएमएस की सफलता ने इस इंपॉर्टेंट कंपटीशन में उसकी स्थिति को मजबूत किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। डसॉल्ट एविएशन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की निर्माता अपने अपग्रेड प्रोग्राम्स को लेकर गंभीर जांच का सामना कर रही है। एक्सपर्ट्स इन प्रोग्राम्स की हाई कॉस्ट्स और लॉन्ग लीड टाइम्स पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में डसॉल्ट ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि राफेल के मौजूदा रडार को भारत के स्वदेशी उत्तम रडार से बदलने में 8 साल तक का समय लग सकता है। यह अनाउंसमेंट मिराज 2000 अपग्रेड प्रोग्राम की याद दिलाती है, जो इसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त था। मिराज 2000 के मामले में
50 इंडियन एयरफोर्स के जेट को अपग्रेड करने में 8 साल से अधिक का समय लगा और इसकी लागत नए विमान खरीदने के बराबर थी। यह अपग्रेड एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, रडार और वेपन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लॉन्ग अपग्रेड साइकिल्स एंड हाई कॉस्ट्स का पैटर्न डसॉल्ट के एरोस्पेस प्रोग्राम्स की एक आम विशेषता है, खासकर जब नई तकनीकों को शामिल किया जाता है। यह भारत की भविष्य की योजनाओं के बारे में गंभीर सवाल उठाता है, विशेष रूप से इंडियन एयरफोर्स के मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 114 जेट के टेंडर के संदर्भ में, जिसमें राफेल F4 एक मेजर कंटेंडर है। एक और चिंता का विषय है भारत की डसॉल्ट पर निर्भरता, जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को लड़ाकू जेट में इंटीग्रेट करने के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए, भारत की एस्ट्रा मिसाइल को राफेल में इंटीग्रेट करने के लिए डसॉल्ट की टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिससे कॉस्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ भारत को अपने एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की सलाह दे रहे हैं। वे सुझाव दे रहे हैं कि मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए भारत को एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए सोर्स कोड प्राप्त करने या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंडिजिनस ऑप्शन से बदलने पर जोर देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत राफेल F4 जेट के साथ आगे बढ़ता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मिशन कंप्यूटर और रडार सिस्टम या तो पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में हो या फिर डसॉल्ट पर निर्भर किए बिना इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने में सक्षम हों। अंत में यह स्पष्ट है कि भारत के लिए अब किए जाने वाले डिसीजन लॉन्ग टर्म प्रभाव डालेंगे। क्रिटिकल सिस्टम्स पर नियंत्रण के बिना भारत को इंक्रीजिंग कॉस्ट्स और ऑपरेशनल लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। भारतीय वायुसेना के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को इस हवाई अड्डे पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की। यह ऐतिहासिक क्षण था, जिसका स्वागत पारंपरिक रूप से फायर ब्रिगेड की तोपों की सलामी से किया गया। इसके साथ ही सुखोई 30 जेट एयरक्राफ्ट्स ने हवाई अड्डे के सदर्न रनवे पर शानदार फ्लाई पास्ट किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हेडलाइन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशंस के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह मिशन, जिसे SBS-3 के नाम से जाना जाता है, सिविलियन एंड मिलिट्री दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए लैंड और सी एरियाज की बेहतर निगरानी करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की डिफेंस स्पेस एजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इस एम्बिशियस प्लान के तहत भारत अगले दशक के भीतर कम से कम 52 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 26,968 करोड़ रुपये है। इसमें इसरो द्वारा 21 सैटेलाइट्स का कंस्ट्रक्शन और लॉन्च शामिल है, जबकि शेष 31 सैटेलाइट्स का कंस्ट्रक्शन और लॉन्च प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाएगा। यह भारत का तीसरा स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस मिशन है। पहला मिशन 2001 में शुरू हुआ था, जिसमें 4 उपग्रह शामिल थे। दूसरा मिशन 2013 में 6 सैटेलाइट्स के साथ शुरू किया गया था। अब यह तीसरा मिशन भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा उछाल लाएगा। भारत ने हाल ही में मिलिट्री सैटेलाइट्स के जॉइंट कंस्ट्रक्शन और लॉन्च के लिए फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक रीजन में दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाना और भारत की सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना है। इस मिशन को अमेरिका से खरीदे जाने वाले 31 प्रीडेटर ड्रोन से भी मदद मिलेगी। ये ड्रोन न केवल हथियार ले जा सकते हैं, बल्कि इनमें पावरफुल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने 2019 में एक सक्सेसफुल टेस्ट के माध्यम से अपनी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया था, जब एक भारतीय मिसाइल ने ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।